बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 में जो आई है उसके लिए हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जो है आपके भी एग्जाम में इस बार यानी कि बिहार पुलिस 2025 में पूछ लिए जाएँ। इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, और सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए आप कम से कम 70 मार्क्स लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है हमारा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ये कंटिन्यू चल रहा है और करीब करीब मैंने आपको 20 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है। यही लेवल होता है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पूरा लगाइएगा। इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और इस बार बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं। और जब इसको पूरा लगा लीजिएगा तो सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए इसमें 70 नंबर लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होगा। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य जो है ये अपना राज्य बिहार है। ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिहार में होता है। और बिहार में कहाँ पर होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है शाही लीची को। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अधिक जो है लीची का उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा दुनिया में, विश्व में लीची का उत्पादन चाइना करता है। भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नम और छायादार आवासों में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ब्रायोफाइटा होता है यह वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वानस्पतिक संवहन उत्तक, जिनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मोसेस है, ठीक है, जैसे कि मोसेस अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए तो मोसेस है। एक आपका हो जाएगा हॉर्नबर्ट, ये मैं आपको ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हॉर्नबर्ट हो जाएगा। एक लिबरबर्ट का भी नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, उभयचर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पादप जगत का उभयचर जो है ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताइए। देखिए, इस तरह का जो है करीब करीब 20 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने कराया हुआ है। ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और जब तक पूरा मैं आप कवर ना करा दूं तब तक ये चलता रहेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप चैनल पर जाइए, देखिए पहले वीडियो आता है, फिर शॉर्ट आएगा, लाइव आएगा, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट का बटन मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करिएगा, सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर बिहार पुलिस 2025 का मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है।
तो सबसे पहले जान लीजिएगा, जो आर्टिकल अनुच्छेद 213 है ना, उसके तहत जो है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। और यह राज्य सूची का भाग है। किसका भाग है? राज्य सूची पर। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, ठीक है ना, ये अभिक्रिया यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, तो पूछा गया है इसमें KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा वो होगा यहाँ पर KMnO4 का अनुभार। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर तो अनुभार सब में दिया गया है, सब में आप देख सकते हैं ऊपर अनुभार दिया गया है, और बटा में देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला जो है इसमें आप देखिए मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। मैंने आपको बताया था मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका 7 आएगा, इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर मैग्नीज का। अब देखिए तुल्यांकी भार क्या होगा, तो अनुभार माइनस अनुभार यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुभार बटा 7 - 2। तो अनुभार ये 7 है और यहाँ पर देखिए 2 आया हुआ है, तो आपका अनुभार बटा 5 हो जाएगा। तो देखिए अनुभार बटा 5 कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है और मैं मैथ का सीधे आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। आसान प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि जो है किस भाग में होती है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पूरे शरीर पर। कहाँ पर होती है? पूरे शरीर पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब, खाली स्थान दिया गया हो, कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, क्या होगा? देखिए अंतःश्वसन तभी होता है, अंतःश्वसन की बात हो रहा है। अंतःश्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, ठीक है ना। और निःश्वसन क्या होता है? जिसके द्वारा जो फुफ्फुस है वायु को बाहर मुक्त करता है। ठीक है, तो अंतःश्वसन में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतःश्वसन यहाँ पर पूछा गया है, इसमें वायु को फेफड़े के अंदर से जाने के लिए फेफड़े एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़े का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम हो। ठीक है ना। और निःश्वसन में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यहाँ पर कम होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की, तो आपको भी पता है कि अनाईमुडी जो है भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ये आपकी चोटी है। अगर दक्षिण भारत की दूसरी पूछिएगा तो दूसरी डोडा बेटा है, क्लियर, नीलगिरी पर्वत पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पर? किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंग्रेजी का प्रश्न है। करे कि रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली। लाइबल टू कैच फायर इजिली, वन वर्ड बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका मतलब होता है इनफ्लेमेबल। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है, क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आप ऑप्शन सी में देख लीजिए, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। अच्छा, कविता की परख किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है, बताइए, कविता का मूल्यांकन करना है। कविता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण, खाली स्थान दिया गया है, के लिए पादप प्रजनन, बताइए। जैव पुष्टिकरण यानी कि बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा प्रजनन के जरिए फसलों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, चाहे वह पारंपरिक पद्धति हो या फिर जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
दे खाली स्थान दिया गया है द रेडियो ऑल इवनिंग, क्या करते हैं, सुनते रहते हैं रेडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर होगा दे वेयर लिसनिंग टू, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला मैंने कई बार आपको बताया है, यह शिवहर है। कौन सा है, शिवहर है, ठीक है, शिवहर सबसे ज़्यादा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए मैथ का क्वेश्चन है 10 टू द पावर n है -1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आपका सम संख्या होने पर, ठीक है ना, क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक मैंने आपको बताया था ना योगात्मक बहुलक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे योगात्मक बहुलक जो है ये आपका पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अपस्थानिक मूल, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्थानिक जड़। तो बरगद में पाया जाता है, यहाँ पर बरगद दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, बरगद में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, ठीक है। चलिए और देखिए होता क्या है, जड़ निकलने के सामान्य स्थान जैसे कि प्राथमिक जड़, मूल जड़ अथवा उसकी शाखा से अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग से निकलती हुई जो जड़ होती है उसी को अपस्थानिक रूट कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोनार में खलेसन दिया गया तरंगें प्रयुक्त होती हैं। तो आपको भी पता है सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है, तो पराध्वनि, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पराध्वनि राइट आंसर हो जाएगा। और सोनार का तकनीक जो है वो नौ संचालन, जल के अंदर संचार करने, जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं के पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, छोटा कर देता हूँ आपको, चलिए ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, π² हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है। अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, क्रोमियम और निकिल का उपयोग किया जाता है, इसमें टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, आपको भी पता है। चलिए देखिए कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता, यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और कुमार गंधर्व बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1977 में भारत सरकार के द्वारा इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। ये स्तर को आपको बाहर के अंदर तक इन स्तरों का सही क्रम आपको बताना है, क्रम से आपको बताना आँख की संरचना में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्वेत पटल, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, उसके बाद आपका रंजित पटल, उसके बाद आपका दृष्टि पटल, ठीक है। तो 4, 1, 2, 3, ठीक है। देखिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ आपका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए एक दीर्घवृत्त। चिंता मत करिए, अब इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, 10वीं पर आधारित होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ, तो सिंपल सा बात है डीएनए होता है, डीएनए ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है। और डीएनए के जो क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न प्रकार में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। सबसे कम किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत होगी, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा एलईडी में होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड, क्या पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए। तो यहाँ पर होगा ही सेड डैट आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है।
जम्मू कश्मीर में, खारे पानी की झील। तो यहाँ पर देखिए जो सोमोरिरी झील है ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना, सोमोरिरी झील। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बताइए। तो 1972 में ये लागू हुआ था, ठीक है ना, 1972 में, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। चलिए देखिएगा खालिस्तान दिया गया है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। अब देखिए इसमें जिसमें बीज जो होते हैं ये फलों के भीतर होते हैं उसको कहा जाता है आवृत्त बीजी, एंजियोस्पर्म इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको आवृत्त बीजी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा टॉलन अभिकर्मक को, टॉलन अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। इस तरह के प्रश्न को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि नोबडी बिलीव्स अ लायर, पूछा गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। चलिए बताइएगा, नोबडी बिलीव्स ए लायर, यहाँ पर क्या होगा, नोबडी बिलीव्स अ लायर, करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू यू बिलीव्स ए लायर, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भार का SI मात्रक पूछा गया है, भार का बताइए, भार का SI मात्रक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम भार की बात करते हैं तो भार जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका SI मात्रक जो होगा वो आपका न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है, न्यूटन होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू, इस पंक्ति में किसका महत्व दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए इस पंक्ति में किसका महत्व दिया गया। ऑप्शन देख लीजिए सबको, अब इसमें बताइए किसका महत्व दिया गया है। तो देखिए इसमें महत्व दिया गया आपका हरि को, ठीक है ना, हरि को। तो यहाँ पर हरि को ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा देखिए लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स, ठीक है ना, लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स ये लियोनार्डो दा विंची की है। लास्ट जजमेंट इनकी नहीं है, लास्ट जजमेंट जो है ये माइकल एंजेलो की है, ठीक है, माइकल एंजेलो की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द, कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांसलेशन है, हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। बताइए महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है, स्टार्च देगा ग्लूकोज, क्या देगा, ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। चले एक वास्तविक फलन, ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, fx, बाकी मैं यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि टू स्प्लिट हेयर इडियम फ्रेज है, बताइए इसका मतलब। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा टू इंगेज इन डिस्कशन इरेलीवेंट डिटेल्स, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, रावण का। तो रावण का दशानन होता है, 10 सिर वाला, ठीक है, आपको भी पता है। चलिए बल का यहाँ पर बीमीय समीकरण पूछा गया, डायमेंशनल फार्मूला, बल का यानी कि फोर्स का आपसे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है। सब ऑप्शन देख लीजिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, छोटा कर दूँ क्या, हाँ चलिए अब आपको पूरा दिख रहा है ना, चलिए बता दीजिए बल का आपका बीमीय फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बल का होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला देखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें से आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है ये गीता रहस्य है, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो है ये पुस्तक है मानवेंद्र नाथ रॉय की, MN रॉय की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। चलिए देखिएगा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है।
परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण, उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ऊंचाई है, ठीक है ना, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है, नियत रहती है, ठीक है ना। चलिए मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, कई बार प्रश्न कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, तो 72, ठीक है। चलिए देखिएगा कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह कौन सा है? मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये इसको होता है जीवाणु के कारण, ठीक है ना, जीवाणु के कारण होने होता है ये। चलिए उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या रहेगी? तो 6% की दर से यहाँ पर प्रतिवर्ष पूछा गया है, तो वस्तु का प्रारंभिक 40 रुपया है, समय 2 वर्ष दिया गया है। आप इसको आसानी से मैथ वाले फॉर्मूले पर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो 44.944 आएगा, तो ये आपका 44 से 45 के मध्य में, ठीक है ना। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल। अब देखिए गन मेटल जो है होता है, इसमें तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन और जस्ता, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीय बौद्ध सभा जो थी किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। पहला कहाँ पर? राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ पर? कश्मीर में। तो यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के समय में, ठीक है। और मोगलीपुतिस की अध्यक्षता में हुआ था ये। देखिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये अजीब तरह का कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, पूछा गया थोड़े से असमित बंटन में माध्य जो है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जाता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ से इस तरह के जो है सांख्यिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वायुमंडल में तापमान की सामान्य दर पूछा गया है, सामान्य पतन दर, ध्यान से देखिए पतन दर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है होगा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है तापमान गिर जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? दरभंगा राज्य में बताइए। तो यहाँ पर थे विद्यानंद जी, बहुत लोग स्वामी सहजानंद लगाएंगे, बट विद्यानंद राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब देखिए कह रहा है कि वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कांट गेट टू द मार्केट इन टाइम। बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा लंबा ये सेंटेंस दिया गया है, बट ऑप्शन देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली, अदरवाइज इट कांट बी गोट टू द मार्केट। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मैथ का आंसर मैं बता देता हूँ आपका, 54 हो जाएगा, 54 एकड़, ठीक है ना। कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे? तो ये 54 एकड़, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स ये आपका मेसोपोटामिया के लेखन से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेसोपोटामिया के लेखन से, और ये जो क्यूनिफॉर्म है ये मूल रूप से मेसोपोटामिया की सुमेरियन भाषा को लिखने के लिए विकसित किया गया था, और यह सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणाली भी है। चलिए उसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति आधारित है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सोच समझ करके इसका आंसर बताइए। देखिए भारत की जो विदेश नीति है ना, यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, यानी कि पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड नॉन एलिगमेंट पर आधारित होती है। तो यहाँ पर देखिए गुट निरपेक्षता की नीति पर, ठीक है। चलिए देखिएगा स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ पहले आंसर। स्पिनिंग जेनी की खोज जो है ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, मैंने बताया भी था, ठीक है ना। अच्छा वाटर फ्रेम का खोज रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, फ्लाइंग शटल का खोज जॉन की ने किया था। ये सब खोज औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा EDTA एक क्या है? बताइए EDTA। तो देखिए फ्रेंड्स EDTA एथिलीन डाईएमिन टेट्रा एसेटिक एसिड, पूरा मैंने फॉर्म बता दिया आपको, एथिलीन
डाईएमीन टेट्राएसेटिक अम्ल, और यह एक हेक्सोडेंट या इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा हेक्साडेंटेड, ठीक है ना, ये आपका लिंगेड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए मंदार पर्वत जो है ये बांका में पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बांका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कितने ये मैथ का क्वेश्चन है, 5% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 24 घंटा हो जाएगा। चलिए किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन क्या होता है ना, खास करके हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के, वो रिपीट हो जाते हैं, तो ये अतिशयोक्ति कहलाता है, ठीक है। मयूरभंज जो है ये खनिज क्षेत्र कहाँ पर है, तो मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, और लौह अयस्क के लिए फेमस है उड़ीसा में मयूरभंज। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा। देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो ज़्यादा विचलित होता है, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का है और ये सबसे ज़्यादा विचलित होगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और ये सबसे कम यानी कि न्यूनतम विचलित होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो होता है आपका 20 षटकोण और 12 पंचकोण, ठीक है ना, 20 षटकोण और 12 पंचकोण होता है, और साथ ही साथ 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 कारें, मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 60 किलोमीटर है क्या, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए देखिएगा कि कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, एक एक करके देखिए। सही नहीं, ये न्यायविद नहीं है, बताइए, पूछा गया कि सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, देखिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, नहीं यही सही नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ अभी तक, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए संविधान का भाग है, ये भी है, सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी नौसेना अड्डा है, डियागो गार्सिया में। चलिए चूज द करेक्ट, यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल वर्ब यहाँ पर भरना है, तो खाली स्थान दिया गया द ट्रेन अराइव सो सुन, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर मे होगा ज़्यादा यूज, मे द ट्रेन अराइव सो सुन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, देखिए त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या होगा 72 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी होना चाहिए, 2P होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से, देखिए कुछ जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पहले थे ना, तो उसको आप चिंता मत करिए, जो आपके सिलेबस के अनुसार है उसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, कौन सी नदी है, तो यहाँ पर देखिए जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, नील है। हडसन ये आपका अमेरिका में पड़ता है, और अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना, हडसन जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रेखीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तना और जड़ बार बार पूछा जाता है। देखिए इसमें से आलू जो है ये तना है, ठीक है, आलू तना है, मूली, गाजर, शकरकंद ये जड़ होते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सॉल्व करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति किसको रिपोर्ट देती है। देखिए लोक लेखा समिति की अगर हम बात करते हैं ना, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो होता है
अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? अब ये डायरेक्टली याद रखना है, ये जो रचना है किनकी है, चांद का मुंह टेढ़ा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये है आपकी मुक्तिबोध। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं, केचुए में, तो 14, 15, 16, 17 कहाँ पर दिया गया? 14, 15, 16, 17, ठीक है। क्लोरोफिल पूछा गया है, किसकी उपस्थिति में बनता है? तो क्लोरोफिल जो होता है आपका, बताइए, मैग्नीशियम की, ठीक है ना, मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाश अनुवर्तन से जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन है सारे के सारे। तो फोटोट्रोपिज्म से जुड़ा हुआ जो हार्मोन है ये ऑक्सिन हार्मोन है। कौन सा? ऑक्सिन है। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरित होता है। क्लियर? चलिए, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन भी होता है आपका पादप हार्मोन, ठीक है। एक एथिलीन होता है। एथिलीन क्या होता है? फलों के पकाने में सहायक होता है। एक फ्लोरोजिन्स होता है जो फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, इसके लिए एक शब्द बताना अंग्रेजी में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको विडोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग विडोवर बोलते हैं। और अगर पूछेगा अ वोमन हुज हस्बैंड इज डेड, उसको विडो बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातु है। अब देखिए केवल धातु किस में है? कार्बन धातु नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से छाटिए, जल्दी से छाट दीजिए, एक मैंने छाट के आपको बता दिया। तो यहाँ पर डी होगा, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, ठीक है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राज्यपाल होगा संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ 86 का, तो आपका 72 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बताइए। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो ये 1919 भारत सरकार अधिनियम बनी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1919 वाला होगा ऑप्शन, यहाँ पर सी होगा। और इसमें द्वैध शासन के प्रशासकों को दो वर्गों में अर्थात कार्यकारी परिषद और मंत्री के रूप में पेश किया गया था। चलिए, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म, क्षुद्रतम यानी कि छोटा, ठीक है, तो ये वोल्फिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में तेजी से विकास दर्ज किया है। किस क्षेत्र में? बताइए, बिहार में किस क्षेत्र में? तो विनिर्माण के क्षेत्र में, ठीक है ना, विनिर्माण के क्षेत्र में। चलिए देखिएगा आनुवंशिकता का जनक पूछा गया है, कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, ठीक है। चलिए देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ये 3 आर्टिकल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, याद रखिएगा। 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था पहले। अच्छा, पहले ये देखिए 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 क्या है? तो 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में है? तो चुनाव प्रणाली 324 से 329 तक में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द बताना है, किसका? जेन्युइन का। जेन्युइन मतलब सत्य होता है, सही होता है। इस तरह से हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल जेन्युइन है, सच्चा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जेन्युइन का उल्टा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, गलत। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग किसका दिया गया? अल्टरेशन कैसे लिखा जाता है? तो आपका इस तरह का अल्टरेशन सही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। 95 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 12%, ठीक है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है आपको हैलोफाइट। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उनको बोला जाता है हैलोफाइट, ठीक है। अच्छा, जीरोफाइट बोला जाता है जो मरुस्थल में उगते हैं। हाइड्रोफाइट बोला जाता है जो कि पानी में उगते हैं, ठीक है। और सकुलेंट बोला जाता है कि जो कि शुष्क क्षेत्र में खास करके उगते हैं। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम से, ठीक है ना, जाइलम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए। और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। आरएनए का मुख्य भाग क्या है? आरएनए का, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। चलिए देखिएगा राज्यसभा में होते हैं। अब देखिए पूरा ऑप्शन देखिए, तब इसको आप अच्छे से
आंसर बता पाएंगे। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 राज्यों को 12 जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और 12 में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान हो। और 233 बाकी जो बच गए वो संघ राज्य के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, अधिकतम 250। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।